डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ शिक्षण के सूत्र। शिक्षण, इससे पहले मैंने शिक्षण के सिद्धांत आपको पढ़ाए थे, लेकिन आज मैं पढ़ाऊंगी शिक्षण के सूत्र। ये शिक्षण के सूत्र होते क्या है, बड़े इंटरेस्टिंग है। जब हम किसी सिद्धांत को यूज करते हैं तो कौन सा मंत्र इसमें जो है हम लगाएं जिससे कि हमारे शिक्षण कैसा हो, प्रभावी हो। तो इसके लिए यहाँ पर शिक्षण के सूत्र बताए गए हैं कि शिक्षण कैसे प्रारंभ किया जाए, कैसे जो है शिक्षण प्रभावी बन सके, किस तरह से शिक्षण जो है किया जाए, कहाँ शिक्षण किया जाए, ये सारी चीज़ें जो है हम किस तरह से अपनी योजनाओं में सफल हो पाए, अपने सिद्धांतों का पालन कर सकें, ये सभी जो है हम इससे सीखने को हमें मिलता है कि शिक्षण के सूत्र जो है जैसे सरल से जटिल की ओर कोई भी चीज़ जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो सरल से पहले हम सरल पढ़ाएं, तब बच्चों को सरल समझ में आएगा, फिर उसको कठिन धीरे धीरे चैप्टर के अंत तक हम जो है कठिन चीज़ों को लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी चैप्टर शुरू होता है वो पुनरावृत्ति से शुरू होता है, यानी पहले जो आपको ज्ञान है वो आपको शुरू के चैप्टर में जैसे आप स्टार्ट करेंगे किसी चैप्टर को तो आपको जो शुरू में चैप्टर देखिएगा वो बहुत आसान दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ये किया जाता है कि जैसे जैसे हम चैप्टर के अंदर जाते हैं वो धीरे धीरे, अगर किसी तथ्य को, कठिन तथ्य को हम समझाना चाह रहे हैं तो वो शुरू में नहीं दिया होगा, वो हमेशा बाद में या बीच में दिया होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक तरह से मंत्र के रूप में काम करेगी। क्या है? सूत्र क्या है? एक तरह से मंत्र है। आप ये समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मंत्र। एक तरह से इसको मंत्र समझिए, शिक्षण के मंत्र क्या क्या हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस चैप्टर को पढ़कर। शिक्षण के सूत्र बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, और आप इसको बड़े लगन से पढ़िए और इसको जो है समझते जाइए कि जो है ये होते क्या है। आपको इसमें देखने से लग रहा होगा कि ये जो शिक्षण के सूत्र क्या है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरह से फॉर्मूले हैं आपको कि शिक्षण में आप कैसे जो है सफलता पा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ जो है इसके शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं। एक है आपका सरल से जटिल की ओर, ठीक है, सरल से जटिल की ओर। ये क्या होता है? शिक्षण के समय छात्रों को पहले सरल अवधारणा बताई जाए जिससे वे पहले परिचित हों तथा समझने में सहजता का अनुभव करें। सरल अवधारणा का अभिप्राय है कि उन अवधारणाओं से है जो बच्चों के लिए सरल हो बच्चों के लिए, और ना कि शिक्षक व प्राणों के लिए सरल हो। किसके लिए सरल हो? छात्र के लिए सरल, छात्र के लिए एक तरह से ये सरल हो। ठीक है, और इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षण से पूर्व अध्यापक को छात्रों की रुचि, आयु, उनके परिवेश व पूर्व ज्ञान का पता कर लेना चाहिए। फिर मानसिक स्तर के अनुकूल तथ्यों की जानकारी करनी चाहिए। इसी में रायवर्न ने लिखा है कि हमारा कार्य, रायवर्न के अनुसार, रायवर्न ने क्या कहा था कि हमारा कार्य, और हमारे पाठ किस आधार पर हो? छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होने चाहिए। ठीक है, अध्यापक को छात्र के बौद्धिक विकास के साथ साथ पाठ को जटिल बनाना चाहिए।
उदाहरण के लिए गणित पढ़ाने में छात्रों को पहले जोड़ घटाना गुणा, जैसे पहले क्या समझाए, जैसे गणित समझाना तो पहले प्लस, फिर माइनस, फिर जो है गुणा और फिर डिवाइड, इस तरह से आगे क्रम में पढ़ते जाएं। जैसे महज संक्रियाओं का अध्ययन करें, तत्पश्चात प्रतिशतता, बीजगणितीय का ज्ञान, ये सब इसके बाद में देना चाहिए, ठीक है। रेखा गणित, फिर इसके बाद आपके बीज गणित हो गया, अंक गणित हो गया, अंक गणित, रेखा गणित और बीज गणित, ठीक है। तो इससे पहले क्या बताना होगा, ये सारी चीजें, सबसे पहले ये सारी चीजें बतानी होंगी, फिर उसके बाद इसके बाद लिया जाए, ठीक है। ये आपका जो है इस तरह से चलता है। इतिहास में इसी तरह से इतिहास को पढ़ाएंगे, तो इतिहास में राजा की वंशावली तथा तारीख, युद्ध घटनाओं का वर्णन किया जाएगा, तो छात्र ठीक से समझ नहीं पाएगा। इस स्तर पर पहले इतिहास पढ़ाते समय छोटी छोटी कहानियां उपयोग करेंगे, ठीक है। और किसी, जैसे डॉक्टर माथुर ने भी कहा है कि किसी विषय की मोटी मोटी सरल बातें बालकों को शीघ्र समझ लेता है। यदि उसका विस्तार से पढ़ने पर बल दिया जाए तो बालक के लिए जटिल हो जाएगा। हमारे देश का सारा इतिहास छोटी कहानियों के रूप में बालकों को सरल लगेगा, परंतु यही इतिहास राजाओं का शासन, प्रबंध, युद्धों का वर्णन आदि विस्तृत रूप में पढ़ाया जाए तो वह जटिल हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे, सरल और जटिल की ओर, यानी कि पहले हम सरल चीजों को पढ़ाएंगे। अगर इतिहास पढ़ाना है तो छोटी छोटी कहानियों में उनको बताएं, ठीक है। बच्चों को आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में जो है छोटी छोटी कहानियां होती है इतिहास में, और वो बच्चों को जो है पढ़ने को दी जाती है, तो वो बड़ा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये सीधे युद्ध और उस पर जो है किस तरह के युद्ध हुए, ये हुआ वो हुआ, तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो क्या है, सरल रूप में होना चाहिए। एक तो ये था आपका सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज हम जानते हैं उसका पहले ज्ञान दें, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको कठिन की तरफ या उसको आगे की तरफ ले जाएं जो उसको नहीं जानकारी है। इसका मतलब ये, ठीक है। इसमें जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर हुआ, इसमें जो है आपने देखा होगा कि स्पेंसर ने एक बात कही थी कि मस्तिष्क को ज्ञात तथ्य पसंद होते हैं। ये जो है स्पेंसर ने कहा था। पहले मैं इसको लेकिन थोड़ा समझा देती हूँ। बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान जो है आसानी से समझ लेते हैं। जिस प्रकरण या अवधारणा के बारे में बालक पहले से जानता है, उस आधार पर न जानने वाले ज्ञान की तरफ चला जाता है। ऐसी दशा में अध्यापक का परम कर्तव्य है कि वह शिक्षण से पूर्व छात्रों के पूर्व ज्ञान को भली भांति जान ले और उसी अनुसार उसके आगे का ज्ञान दिया जाए। बालक प्रतिदिन नए नए कार्य करके अनुभव लेता है। उसके जीवन में केवल वही अनुभव बनते हैं जो पूर्व अनुभवों से संबंधित। और आपने देखा होगा रोजाना नई नई घटनाएं बच्चों के सामने या आप लोगों के सामने होती है, लेकिन आपको कौन सी याद रहती है, जो आपको पहले से संबंधित है कोई भी चीज, तो पूर्व ज्ञान से संबंधित होगी वो चीज, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो यही बात इसमें कही गई है कि पूर्व ज्ञान से इसको संबंधित करके अगर पढ़ाया जाए किसी भी ज्ञान को, तो वो आपको कंठस्थ हो जाता है, ठीक। स्पेंसर ने इसके बारे में कहा भी है कि जो है उसने बोला है कि मस्तिष्क को वही तथ्य पसंद है, इस पसंद को उन सब बातों तक जिनका उससे संबंध स्थापित किया जाता है स्वयं ही विस्तार हो जाता है। इसी तरह से रेमंड ने भी कहा है कि धीरे धीरे एक के पश्चात दूसरा पग इस प्रकार बढ़ाना चाहिए कि नवीन ज्ञान का अनायास विकास हो सके, हो जाए, व्यवस्थित होकर समुचित ज्ञान बनता चला जाए।
किसी पाठ में रुचि व अवधान तभी संभव है जब उसकी जानकारी तथा नवीनता दोनों तत्व हों। यानी कि ज्ञात से अज्ञात हो। आपको समझ में आ गया होगा कि ज्ञात से अज्ञात मीन्स जब हम किसी तथ्य को पहले से जानते हैं तो उस तथ्य को हमें और ज्यादा कंठस्थ हो जाता है और वो चीज हमको ज्यादा समझ में आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये क्या है, इसको समझिए। बालक सीखने के क्रम में सर्वप्रथम मूर्त वस्तुओं को देखते हैं जो स्थूल होती हैं और क्रियाओं का अनुभव करते हैं। तत्पश्चात उस संबंध में शब्द तथा अन्य बातें सीखते हैं। प्रारंभ में बालक का इतना अधिक मानसिक विकास नहीं हो पाता कि वे किसी वस्तु के सूक्ष्म तत्व को समझ सकें, लेकिन किसी वस्तु को देखकर छूकर वे आसानी से उसके बारे में जान लेते हैं। स्थूल माने जो कोई स्थूल वस्तु होती है उसको कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बालक से कहा जाए कि 2 और 3 मिलाकर 5 होते हैं और वे 2 और 3 5 के बारे में शायद ना समझ सके, लेकिन यदि 2 आम दे दिए, जैसे जो है 2 आम दे दिए जाए, ठीक है, 2 आम दे दिए जाए और 3 जो है सेब दे दी जाए, तो वो तुरंत बता देगा कि 5। ठीक है, तुरंत बता देगा इसको कि 2 आम हो गए और इसको काउंट करके वो बता देगा कि 3 सेब और 2 आम, 5 बता देगा कि वो 5 होगा। तो किसी भी चीज को अगर उसको सामने आम या सेब दे देंगे तो क्या करेगा, वो गिन के तुरंत उनको बता देगा कि 5 होंगे। लेकिन उसको अगर ऐसे समझाएंगे आपके एक और एक 2 आम आपके पास है, तो वो ऐसे नहीं समझ पाएगा। जब तक कि वो अपने हाथों से लेके देखेगा तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर। उसी तरह से नेक्स्ट है आपका पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, इसको समझिए क्या होता है। जैसे इसी तरह से एक गैस्ट्रोल्टवादी हुए थे, वर्दीमर थे। उन्होंने एक जो चिंपैंजी को एक रूम में बंद कर दिया था, पिंजरे में बंद कर दिया और केले टांग दिए ऊपर छत पर। ठीक है, तो जो है फिर उनको ये देखना था कि कोई व्यक्ति किस तरह से अपने जो है दिमाग को लगाता है। इसलिए उन्होंने शिक्षा शास्त्री रहे बहुत अच्छे प्रसिद्ध वर्दीमर, उन्होंने जो है चिंपैंजी को उसमें बंद किया। तो वो ये देखना चाहते थे कि कैसे जो है, तो उसने चिंपैंजी जो था उसको भूख लगी, तो उसने क्या किया कि वो इधर उधर जो स्टूल वगैरह पड़े थे उसको उसने और ईंट और जो तख्ते पड़े थे उसको उसने उसमें लगाया। देखा कि वो पहले उसको पूरा नजारा दिखा कि किस तरह से वो जो है उस तक जा सकता केले को लेने के लिए। तो उसने धीरे धीरे सारी चीजें लगाई और उस केले को उसने प्राप्त कर लिया। यानी कि पहले उसने पूरी स्थिति की जानकारी अपने उसमें कर ली थी अपने ज्ञान से। तो उसके बाद उसने उन केले को प्राप्त किया। यानी कि पूर्ण से अंश के, फिर उसने किसी भी संपूर्ण को देखना, संपूर्ण स्थिति को देखते हुए हम धीरे धीरे किसी भी काम को करते हैं, उसी को हम कहते हैं पूर्ण से अंश की। ठीक है, अब एक उदाहरण से और आपको समझाती हूँ कि सीखते समय बालक किसी अवधारणा को पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं, क्योंकि किसी भी स्वरूप का प्रथम प्रत्यक्षीकरण पूर्णाकार होता है। यदि बालक के सम्मुख 1955 अंक प्रस्तुत किया जाए तो वो 1955 या 1955 कहेगा। यह नहीं कहेगा कि संख्या में 1000, 10 100 और 119 और 10 5 बार एक बार है।
प्रकार यदि कोई बालक पेड़ दिखाकर को किसी बालक को अगर कोई पेड़ दिखाएं तो वह उस पेड़ को बताएगा कि उसका ध्यान पेड़ के तना डाली जैसे, ठीक है, इस पूर्ण, ठीक है, ये पेड़ है, एक तरह से पेड़ है, इसमें जो फूल पत्ती लटके हुए हैं, तो वो पहले क्या करेगा, सबसे पहले इस पेड़ को देखेगा, ठीक है, उसके बाद इसके तनी, तना और जड़, ठीक है, जड़ को देखेगा तो पूर्ण से अंश की ओर, फिर उसके तने के बारे में, पत्ती के बारे में, पत्ती कैसी होती है, इस तरह से होती है पत्ती, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा। तो पहले पूर्ण से अंश की ओर इस पूरे पेड़ को वो देखेगा, ठीक है, तब वो उसके छोटे छोटे भाग पर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर ये क्या होता है, बालक के भौतिक विकास का क्रम अनिश्चितता से निश्चितता की ओर होता है। जैसे 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 उसकी ज्ञानेंद्रियां विकसित होती हैं वैसे वैसे वो पर्यावरण के से बहुत कुछ सीखने लगता है। अपने भाई बहन, माता पिता, परिवार के अन्य सदस्यों के जो उसके संपर्क में आते हैं उसी का अनुसरण कर वे न जाने क्या क्या सीखने लगते हैं, लेकिन उन्हें ना तो उसकी पूरी उपयोगिता का पता होता है और ना ही वे जानते हैं कि ये कार्य आदत क्यों सीखी है। बच्चे अपने घर पर बड़ों के पाठ पूजा पाठ करते देखते हैं तो वे भी आंखें मीचकर मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं। जब उनके माता पिता भगवान की प्रार्थना स्पष्ट उच्चारण के साथ साथ करते हैं तो वे भाषा में पढ़ना लिखना, प्रार्थना करना का उच्चारण सीखने लगते हैं, ठीक है, तो वे ही भाषा में लिखना पढ़ना सीख जाते हैं। तो क्या हुआ कि छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे प्राय गाय, शहरी जो होते हैं, गाय को देखते तो उनके अनुकरण के आधार पर सभी पशुओं को गाय कहने लगते हैं। प्रारंभ में वे बछड़े को, सांड को भी गाय कहते हैं। ये गाय उसी प्रकार के पशु के बारे में ज्ञान अनिश्चित होने के कारण, ज्ञान क्या है, अनिश्चित, अनिश्चित से निश्चित की ओर। पहले किसी भी चीज को हम जो है नहीं पता है उस तरह से देखते हैं, फिर बाद में हम जो है, जैसे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने डॉगी देखा, ठीक है, तो उन्होंने देखा चार पैर जिसके होते हैं वो डॉगी होता है। जब उसको कोई मोर जो है वो दिखेगा, बकरी दिखेगी, तो शुरू में वो उसको भी बकरी डॉगी बोलेंगे क्योंकि उन्होंने तो उसके चार पैर देखे हैं। लेकिन बाद में उनको जब ज्ञान पता लगेगा कि नहीं ये बकरी डॉगी से इस तरह से भिन्न है, तो वो उनको उस बारे में उनको पक्का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। पहले अनिश्चित होता है फिर निश्चित हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जो सामने देखा हो और फिर वो भावनाओं में आ जाए। जैसे हम कहीं पहले होके आते हैं तो हमने वो जैसे आपने किसी भी पार्क में घूमने जाते, ठीक है, आपने उसको देख लिया, लेकिन जब आप बाद में सोचोगे कि अरे मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाऊं तो मैं जो है वहां पर इस तरह से घूमूंगा, तो वो आपके जो है फीलिंग्स में आने लगेगी, वह बात आपके इसमें भावों में आने लगेगी। इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसमें क्या होगा कि परिभाषाओं, नियमों, सिद्धांतों का निर्माण मनुष्य में अपनी आवश्यकता व अनुभव के आधार पर प्राप्त ज्ञान के सामान्यीकरण द्वारा किया जाता है। शिक्षण करते समय अपनी परिभाषाओं, नियमों और सिद्धांत को इसी क्रम में देखना चाहिए, क्योंकि किसी सूत्र या सिद्धांत का निर्माण परीक्षण उपरांत हुई होता है। यह परीक्षण किसी विशिष्ट पर ही करके उसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। पहले बच्चों के सामने कोई
विशिष्ट उदाहरण दे दो, ठीक है। फिर उसमें उनसे एक सामान्य नियम अथवा सिद्धांत निकलवाना सिखा दो इनको। फिर उसमें करके सीखने, स्थूल से सूक्ष्म वाले सूत्रों का पालन किया जाता है। विशिष्ट और सम पहले क्या लिखी जाती है इसमें, विशिष्ट यानी कि उदाहरण, और फिर बाद में नियम और सिद्धांतों पर आ जाओ। इसी को कहते हैं नियम या सिद्धांत बन जाए तो इसी को कहते हैं विशिष्ट से सामान्य की। उदाहरण दे करके किसी चीज को, विशेष को, जैसे जो है आप किसी भी उदाहरण को ले लीजिए कि किसी भी उसका भी जो है कोई भी चीज, जैसे चुंबक, जो आयरन है आपका, लोहा है, वो क्या करता है, आप किसी भी छड़ी को या किसी चोबे को ले लीजिए, उसमें जो कील होती है लोहे की, और उसको चुंबक पर करा के देखिए तो क्या होगा, कि वो उसकी ओर आकर्षित होती है, ठीक है। तो जब आपने ये उदाहरण, आपने जो इसको करवा के देखा, क्रिया करके देखी, कोई विशिष्ट क्रिया करके देखी, उसके बाद ये हो गया हमेशा के लिए, वो सिद्धांत बन गया कि चुंबक लोहे को आकर्षित करती है या लोहा चुंबक को आकर्षित करता है। इस तरह का ये सिद्धांत और नियम बन जाते हैं। इसी को कहते हैं विशिष्ट से सामान्य की। उसके बाद नेक्स्ट है विश्लेषण से संश्लेषण की। विश्लेषण से संश्लेषण की। ठीक है, विश्लेषण किसी भी चीज को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, ठीक है, इस तरह से, और इसको फिर एक संश्लेषित एक इकाई इसकी बन जाती है, तो इसको कहते हैं संश्लेषित करना। मींस इसको जोड़ना, पूरा इतनी चीजों का ये क्या हो गया, एक जो है एक चीज बन गई, ठीक है। तो ये हुआ छोटे छोटे पद, छोटे छोटे पदों में पद एक मूल पद बन जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं विश्लेषण से छोटे छोटे टुकड़ों में किसी भी चीज को जोड़ना, संश्लेषण होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मनोविज्ञान से मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, तर्क संगत, मनोविज्ञान से तर्क संगत की ओर, यानी कि बच्चे की शक्ति, रुचि एवं आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए, ठीक है। उनकी रुचि, मनोवैज्ञानिक मीन्स उनकी रुचि का ध्यान रखा जाए। मनोविज्ञान इस बात पर बल देता है कि जिस क्रम में बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, विद्यालय में भी उसी क्रम से सिखाया जाए, ठीक है। उनकी जो रुचि हो उसी के अनुसार उनको सिखाना चाहिए। उदाहरण के रूप में जो है आप कर सकते हैं कि पूर्ण वाक्यों को सीखना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में दो शब्द, एक दो शब्द करके सीखते हैं, फिर धीरे धीरे वो जो है लॉजिकली इसको सोचने लगते हैं। इसी को कहते हैं वैज्ञानिक से, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अनुभव से युक्ति संगत, युक्ति युक्त, यानी कि जो अनुभव आपने प्राप्त किए हैं, बच्चों को अपने अनुभव के आधार पर सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, पर जो कुछ देखते हैं, सीखते हैं, अनुभव करते हैं, उसे तार्किक कसौटी पर कसना चाहते हैं। बच्चों की इस जिज्ञासा को जब तक शांत नहीं किया जा सकता, जब तक कि पूर्णतः शिक्षण नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए बच्चे भिन्न भिन्न आकार, प्रकार,
त्रिभुजों के 3 कोणों को नापकर उनको जोड़ते हैं और वह दो समकोण 180 अंश का आगे चलकर बच्चों के इस अनुभव को तर्क के साथ पुष्ट करना होगा कि प्रत्येक त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग 180 ही क्यों होता है। ये जो है आप जो है इसी तरह से आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे रात दिन होने का एक खगोलीय घटना है कि बच्चे रात और दिन एक दूसरे के बाद आते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये इच्छा बहुत तीव्र होती जाती है जब वे रेडियो से ये सुनते हैं कि कहीं दूसरे गोलार्ध में क्रिकेट का मैच चल रहा है, वहाँ धूप है और वो खेल रहा है, वहाँ रात्रि है, अमेरिका में सूर्य निकल रहा है। बच्चे की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए सौर मंडल का ज्ञान प्रयोगों द्वारा उनकी गति दिखाकर रात दिन होने के कारणों का स्पष्ट अनुभव करके ही उनको समझाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण इनको जहाँ पर आपको जो कुछ दिखाना है, यानी कि जहाँ आप दिखा सकते हैं उनको एक तरह से जो है वातावरण जहाँ दूषित ना हो वहां ले जाकर उसका प्रकृति का अनुसरण कि पेड़ पौधे कैसे होते, कैसे जैसे आप जो है जू में ले जा सकते हैं कि जानवर कैसे रहते हैं, उनका जो किस तरह से आपस में एक दूसरे से खाद्य जो एक पूरी जो इकोसिस्टम है किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीजें प्रकृति का अनुसरण करके आप जो है इसको दिखा सकते हैं। प्रकृति का अनुसरण सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है कि बच्चों को दिखा के। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक और है जो पहले भी बता चुके हैं, इसके बारे में आगमन से निगमन की ओर। से निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर विशिष्ट उदाहरणों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको विशिष्ट से सामान्य की ओर भी कहते हैं। इस सिद्धांत को विशिष्ट उदाहरणों या दृष्टांतों से कोई सामान्य नियम या सिद्धांत निकलवाना क्या कहलाता है? आगमन। विशिष्ट से, विशिष्ट कोई चीज है उससे सिद्धांतों को निकलवाना क्या कहलाता है? आगमन। विशिष्ट से सामान्य की ओर कोई बात है जो मैं पहले भी इसको बता चुकी हूँ। किसी विशिष्ट चीज से कोई सामान्य सिद्धांत आपका निकल के आता है, ये सामान्य सिद्धांत की ओर, तो इसी को कहते हैं आगमन से निगमन की ओर। विभिन्न परिस्थितियों में नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है और इस सिद्धांत के अनुसार आगमन विधि द्वारा नियम संबंध सिद्धांत बनाए जाते हैं, जिसमें निगमन विधि द्वारा उसे सत्यापित या स्पष्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी विशिष्ट परिस्थितियों में जो सिद्धांत बन जाते हैं, जो नियम बन जाते हैं, वही कहलाता है निगमन। ठीक है, तो ये आपके शिक्षण के सूत्र थे। इनके अनुसार अगर आप टीचिंग करेंगे तो वो टीचिंग कैसी होगी? प्रभावशाली।